हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का एग्जाम पेपर। तो आप देख लीजिए, स्क्रीन पे मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से पूरा आपको पेपर दिया गया है और इसका पूरा सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न खंड आज से स्टार्ट होते हैं, जो है बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न का नंबर, यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दे दिया गया है, यानी कि क्षेत्र का जो आपका प्रसार है उसका गुणांक वो आपको दे दिया गया है और आपको यहाँ आयतन प्रसार गुणांक बताना है। तो कितना होगा, तो यहाँ पर आपका जो इसमें संबंध होता है वो 3/2 इंटू क्षेत्रीय प्रसार के बराबर होता है आयतन प्रसार। तो यहाँ पर आपका 3β/2 ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक है, ये आपका आयतन प्रसार गुणांक ये वाला निकल आता है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हो जाता है। फिर आपका ख नंबर है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। तो आप जानते होंगे जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका न्यूटन/मीटर स्क्वायर आपका ये मात्रक होता है। लेकिन आप जानते हैं न्यूटन जो होता है तो F/ma आप देखेंगे, जो F होता है वो बल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ma यहाँ पर आपका m हो जाता है द्रव्यमान और a त्वरण हो जाता है। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये जो निकलेगा फार्मूला वो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर ये आपका निकलेगा। ये मात्रक हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक का, ये मात्रक हो जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। फिर यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग नंबर, ग्रहों की गति में इससे कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो ग्रहों की जो गति होती है उसमें से आपकी कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो कोणीय संवेग होता है वो, ये जो भौतिक राशि है कोणीय संवेग, वो इसमें संरक्षित रहती है ग्रहों की गति में। और फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता जो होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे जो पूर्ण कृष्णिका है, यानी कि जो भी आप उसमें प्रकाश डालेंगे, कृष्णिका क्या होती है, वह एकदम ब्लैक वस्तु जिसमें आप प्रकाश जो डालेंगे वो पूरा अवशोषित कर लेगा, उससे कोई भी प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यानी वापस नहीं आता है और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यानी कि आपकी जो प्रकाश की किरण की अवशोषण क्षमता है कृष्णिका के पास वो 1 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो आप एक उसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक जो होता है उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। और फिर पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा। जो आपकी पूर्णतः पूरी तरीके से दृढ़ वस्तु होती है उसका जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो अनंत होता है। इसका राइट आंसर दूसरा वाला हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, खंड खा नंबर दिया गया है। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। का नंबर, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको सरल आवर्त गति जो होती है उसका विस्थापन समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण जो है निम्न प्रकार है। क्या है, y = a साइन ओमेगा टी, यानी कि जो आपका विस्थापन का समीकरण है वो y = a साइन ओमेगा टी। यहाँ पर y जो है आपका वो है आवर्त गति का विस्थापन है और a जो है वो है आयाम। फिर w जो है ओमेगा वो है आपका कोणीय वेग और t है समय। तो इस तरीके से आपका जो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है वो आपका हो जाता है y = a साइन ओमेगा टी। फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, खा नंबर, आवर्ती n एवं आवर्तकाल t में संबंध लिखिए। तो आवर्ती जो n है और आवर्तकाल t में संबंध जो होता है वो निम्न प्रकार होता है। इस प्रकार देख सकते हैं आप, n = 1/t, यानी कि आपका जो ये आवर्ती होती है वो होती है 1/t के बराबर होती है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर t जो है वो आवर्तकाल है और n है आवर्ती। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो गा नंबर है, गुप्त उष्मा का मात्रक लिखिए। तो आप जानते होंगे उष्मा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है या फिर कैलोरी होता है। तो यहाँ पर गुप्त उष्मा का भी मात्रक वही होगा, गुप्त उष्मा का मात्रक जूल होता है, पर इसे कैलोरी से भी व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसका जो मूल मात्रक है वो जूल होता है, जो मुख्य मात्रक है वो जूल है, वैसे इसे कैलोरी से भी व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रक्षेप्य के
उड्डयन काल के लिए सूत्र लिखिए। जो आपका प्रक्षेप्य होता है उसका उड्डयन काल का जो सूत्र होता है T इजिकल टू 2u साइन थीटा बटे जी होता है। तो T यहाँ पर क्या है, उड्डयन काल यानी कि समय है, काल मतलब होता है समय, उड्डयन यानी कि उड़ने का, यानी कि उसके कितने देर उड़ने का, उड्डयन यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके उड़ने का जो काल है, समय है, वो आपका उसका सूत्र लिखना था। तो T बराबर समय हो गया, T समय है, और u क्या है, आपकी प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से आप उसको फेंकें तो वो आपका हो जाता है प्रारंभिक वेग, और साइन थीटा जिस कोण पे आप किसी पिंड को फेंके हैं वो थीटा हो जाता है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरीके से आपका जो उड्डयन काल का सूत्र है T इजिकल टू यू साइन थीटा बटे जी, ये हो जाता है 2u साइन थीटा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो सदिशों का योग कब महत्तम होता है। जो आपके दो सदिश होते हैं उनका योग कब अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, वो इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है। तो आप जानते होंगे जो सदिशों का योग होता है उसका फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर में, अगर दो सदिश हैं तो यानी कि एक सदिश मान लीजिए ए है और दूसरा सदिश बी है, तो वेक्टर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा आपका इसका फार्मूला होता है दो सदिशों के योग का। अंडर रूट के अंदर ये सब होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर तो वही रहेगा, सेम रहेगा, स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर भी वही रहेगा, लेकिन जो आपका ए बी कॉस थीटा है, थीटा यानी कि बदलता रहेगा, आपका किसी भी थीटा पर फेंकेंगे तो वो बदलता रहेगा। अब यहाँ पर आप निकालिए कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। तो आप जानते होंगे मैक्सिमम जो होती है, अधिकतम जो होती है कॉस थीटा की वैल्यू मान होता है वो आपका 0 डिग्री पे होता है, 1 होता है, 1 से अधिक कॉस थीटा की वैल्यू जाती नहीं है। तो यहाँ पर आप ये जो थीटा इजकल टू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपका जो दो सदिशों का योग होगा वो महत्तम यानी अधिकतम होगा। तो इस तरीके से ये परिभाषा लिखी गई है कि दो सदिशों का योग अधिकतम थीटा इजकल टू 0 पर होता है। अतः दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तब दो सदिशों का योग अधिकतम होगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय विभव कहाँ शून्य होता है। तो आप जानते होंगे जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जहाँ पर उसका गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर लगता है वो कौन सा क्षेत्र है। तो आप जानते होंगे जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है वो अगर हम कोई पिंड है पृथ्वी से अनंत दूरी पर रख दें, यानी कि जहाँ पर उसका गुरुत्वीय क्षेत्र हो ही ना, तो वहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा, अनंत दूरी पर शून्य हो जाएगा। कि बहुत दूर कर दीजिए, उसका रेंज कुछ आपका निश्चित होगा, लेकिन उससे अगर दूर आप कर देंगे यानी कि अनंत पर कर देंगे तो आपका इसका शून्य हो जाएगा। लेकिन आप जानते होंगे कि कोई भी वस्तु वो जो पृथ्वी खींचती है अपने केंद्र की तरफ खींचती है, लेकिन अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र में ही रख दें तो उसका क्षेत्र कहाँ काम करेगा, नहीं काम करेगा, यानी शून्य हो जाएगा उसका गुरुत्वीय क्षेत्र का मान। और जो आपका गुरुत्वीय विभव होता है वो आपका केवल अनंत पर ही शून्य होता है। यहाँ पर इसी तरीके से आपका परिभाषा दे दिया गया है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र और अनंत दोनों स्थानों पर शून्य होता है, यानी कि केंद्र में भी शून्य होगा गुरुत्वीय क्षेत्र और अनंत पर भी शून्य होगा, और आपका जो गुरुत्वीय विभव है वो केवल अनंत पर शून्य होता है। फिर आपका खंडगा ऑप्शन नंबर ये खंडगा प्रश्न दिया गया है, आपका तीसरा प्रश्न, तीसरे का उष्मीय प्रसार से आप क्या समझते हैं। तो उष्मीय से जो प्रसार होता है उससे आप क्या समझते हैं, यानी कि कोई भी जो आप सिंपल भाषा में जानते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर आप उष्मा देते हैं तो यानी कि मान लीजिए बर्फ़ है उसको आप उष्मा दिए तो वो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो के पानी में बदल जाते हैं, यानी कि इस तरीके से उसमें कुछ फैलाव आ जाता है ना, बढ़ोतरी हो जाती है। तो वही परिभाषा में थोड़ा सा बदल के लिखा है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर, कोई भी पदार्थ है उसको अगर आप गर्म करते हैं तो उसके अणुओं के बीच की साम्य दूरी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो उसके अणु हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है उष्मा देने की वजह से, गर्म करने की वजह से। तो यहाँ पर बढ़ जाती है, इसे पदार्थ का उष्मीय प्रसार कहते हैं। जो दूरी बढ़ गई है उसी को पदार्थ का उष्मीय प्रसार कहते हैं, दूरी बढ़ने को ही, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है वो अगर बढ़ जाए, फैल जाए तो वही आपका उष्मीय प्रसार कहलाता है। फिर आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है खा नंबर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है इसका मतलब ये होता है कोई भी वस्तु है
और वो आपका कोई भी कार्य कर सकती है और अपने अंदर ऊर्जा भी ग्रहण कर सकती है। तो उसमें अगर हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देंगे तो उसका जो कार्य वो करेगी और उसकी जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी वो दोनों का योग आपकी दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। वही आपको यहाँ पर परिभाषा में लिख दिया गया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यदि बाह्य वातावरण के विरुद्ध कार्य करने के सक्षम किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए, यानी कि कोई भी अगर आपका जो निकाय है यानी कि कोई भी आपकी मशीन या फिर सिस्टम है उसमें अगर आप ऊष्मा देते हैं तो वो किसमें सक्षम होनी चाहिए, वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में सक्षम हो। उस वस्तु को ऊष्मा अगर देते हैं आप तो वह तो निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा जो होगी, जितनी आप ऊष्मा दिए हैं वो अवशोषित जितनी कर ली है मशीन या फिर जो भी सिस्टम आपका है, निकाय जो है वो जितना अवशोषित कर लिया ऊष्मा, वो आंतरिक ऊर्जा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी तथा निकाय के द्वारा किए गए बाह्य कार्य, यानी कि जो निकाय है उसके द्वारा जो बाहर कार्य, वातावरण में जो कार्य किया गया वो उसके योग के बराबर होगा, तुल्य होगा। तो डी यू प्लस डब्ल्यू बराबर होगा आपके क्यू के। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सूत्र में भी दे दिया गया है इस तरीके से, अर्थात क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू। इस तरीके से आपका ये हो जाता है डब्ल्यू प्लस डी यू। तो यहाँ पर आपका क्यू का है निकाय की दी गई ऊष्मा है, और डब्ल्यू क्या है, ये है किया गया कार्य, और डी यू है आंतरिक ऊर्जा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है और ये जान लेते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बायल का नियम लिखिए। तो बायल का नियम जो है, स्थिर ताप पर गैस स्थिर ताप पर किसी गैस में मतलब गैस के किसी निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब ये जो बायल का नियम है उसमें ये जो है वो उसका वॉल्यूम उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा। इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण क्या है, अगर बैलून को यानी कि गुब्बारे में हवा भरते हैं आप और उसको अगर दबाएंगे यानी कि प्रेशर देंगे, प्रेशर दबाएंगे उसको, तो उसका वॉल्यूम घटता है यानी कि उसकी जो आयतन है वो घट जाता है। और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं यानी कि प्रेशर कम करते हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि ये दोनों उल्टा कार्य करते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर घटेगा, तो उल्टा कार्य करते हैं, इसीलिए ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो बायल का नियम यही कहता है, अगर वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो इस तरीके से आपका बायल का नियम हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि वेक्टर इतना आपको दे दिया गया है 2i कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी 3i कैप प्लस 4k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नियम लग रहा है, ये जो दो सदिशों का अदिश गुणन, डॉट वाला है ना, क्रॉस वाला होता है सदिश गुणन और डॉट वाला है अदिश गुणन, तो दो सदिशों का अदिश गुणन यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से आप अदिश गुणन कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने लिख दिया है जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का वैल्यू रख दीजिए, डॉट यहाँ पर ऐसे ही लगा दिए, फिर वेक्टर बी का वैल्यू रख दीजिए। तो 2i इस तरीके से 2i कैप प्लस 5k कैप इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर डॉट 3i कैप प्लस 4k कैप इस तरीके से लिख दीजिए। फिर आपका जो i वाले का गुणा होगा, डॉट लगाया ना, तो यहाँ पर गुणा होगा बीच में, तो 2 का 3 के साथ गुणा होगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, और 5 का 4 के साथ, क्योंकि के साथ गुणा होगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा यानी 20 आ जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका 26 मान हो जाता है, दो वेक्टरों का योग जो है आपका इसका मान हो जाता है ये 26। तो इस तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही। अब और पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूं, तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।